सॉरी बोर्ड। Hello students, welcome to all of you on this very bright, intelligent and result ensuring platform of Science World and Sri Science Academy। स्टूडेंट्स इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं डाइसैकराइड। याद करिए मैंने डिटेल में पूरा स्ट्रक्चर बॉन्डिंग सब कुछ हमने आपको मोनोसैकराइड में हमने सब बता दिया था। याद करिए, मैं आपको याद दिलाने के मैं लिख दूं हम लोग क्या क्या देख चुके, याद रखिए। हम लोग याद करिए, हम लोगों ने वहां पे पढ़ लिया है कैपिटल डी एंड कैपिटल एल क्या होता है हम लोग जानते हैं, ठीक। स्मॉल डी एंड स्मॉल एल क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। डायस्टीरियोमर क्या होता है एंड इनेंशियोमर क्या होता है हम लोग देख चुके हैं। एनोमर और एपीमर हम लोग जान चुके हैं। अल्फा एंड बीटा फॉर्म हम लोग जानते हैं। हम लोग डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग अलग से पढ़े थे। इसमें जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक डाइसैकराइड हम लोगों ने सुक्रोज पढ़ लिया है ना। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी हम लोग जानते हैं, है ना। ऐसे ही एल्डोज और कीटोज क्या होता है ये हम जानते हैं। एल्डोज एंड कीटोज जो शुगर हैं ये हम लोग देख चुके हैं। मोनोसैकराइड हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, सारी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। डाइसैकराइड में याद करिए हमने सुक्रोज पढ़ लिया है और उसमें देखा है कि जो सुक्रोज जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज ये आपस में जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनता है आपका सुक्रोज। ये बात हम लोगों ने देख लिया है, हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक। अब इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए डाइसैकराइड पढ़ते हुए हम लोग इस समय अगला पढ़ने चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर माल्टोज। तो नेक्स्ट डाइसैकराइड हम लोग का है माल्टोज। आई होप के सारे टर्म आपको ढंग से याद होंगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा और इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे, आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं यहाँ पे डाइसैकराइड। और डाइसैकराइड में से भी सुक्रोज हो गया है। आज हम डाइसैकराइड का क्या पढ़ेंगे, माल्टोज और लैक्टोज ये दोनों पढ़ेंगे। फिर टाइम अगर लागू करेगा तो हम लोग पॉलीसैकराइड में एंटर कर जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग डाइसैकराइड। और डाइसैकराइड में हम सुक्रोज पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने चल रहे हैं डाइसैकराइड में कौन सा, माल्टोज और लैक्टोज। तो पहले ले रहे हैं माल्टोज। माल्टोज अच्छा, अब आपको मालूम होना चाहिए माल्टोज किसका बना होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जब दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जब जुड़ते हैं तो बनता है वन मॉलिक्यूल ऑफ माल्टोज बनता है। क्या मैंने कहा क्या, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस सेम मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज ये जुड़ेंगे, बॉन्ड कौन सा होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज आप कह लीजिए यहां पर होगा। तो क्या बनेगा, तब आपका बनेगा माल्टोज। इतनी बात आपको कम से कम याद रखना चाहिए, बाकी स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं। तो अल्फा डी ग्लूकोज जब दो यूनिट जुड़ेंगे किस बांड से, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बांड से, तो बनेगा वन मॉलिक्यूल ऑफ माल्टोज, ठीक। चलिए स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको। हम लोग ग्लूकोज पढ़ चुके हैं, याद करिए। तो क्या हो गया आपका, ये
हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, याद है ना, अल्फा डी ग्लूकोज की बात हो रही है। तो आपका OH नीचे होगा, याद करिए, आपका हो गया HOH, सेकंड पर भी आप जानते हैं वही HOH, थर्ड पे OH H, फोर्थ पे H और OH, फिफ्थ पे CHO होता है, और सिक्स पे आप जानते होता है CH2OH, यही ना, यही आपका है अल्फा डी ग्लूकोज, यही है ना, ध्यान दीजिए आप लोग, यही है अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। इसी का एक मॉलिक्यूल और ले लीजिए प्लस एंदर मॉलिक्यूल आप सेम अल्फा डी ग्लूकोज, तो आप ले लीजिए यहाँ पे अगला भी, फिर वही रिपीट कर दीजिए सेम, HOH HOH OH HOH और यहाँ पे CH2OH है ना, CH2OH। अब चाहे इधर लिखिए चाहे इधर बात एक ही है, दोनों जोड़ दीजिए। तरीका आपको मालूम है, क्या करेंगे, सिंपली याद रखिए, नंबरिंग अगर मैं कर दूं तो नंबरिंग में ये आपका फर्स्ट कार्बन हो गया, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स कार्बन हो गया। ऐसे यहाँ पर भी फर्स्ट कार्बन, ये आपका हो गया सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ कार्बन और सिक्स कार्बन, ये हो गए। अब क्या होगा कि देखिए, एक ग्लूकोज का जो पहले कार्बन पे OH है और दूसरे का जो यहाँ पर चौथे कार्बन का है, ये आपस में जुड़ के बना लेंगे वाटर। ध्यान दीजिएगा, हमको आगे देखना है कि आगे जो डाइसैकराइड बनने वाली है, जो माल्टोज बनेगा, वो रिड्यूसिंग शुगर होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इस ग्लूकोज का तो एनोमेरिक OH खर्च हो गया पहले कार्बन का, लेकिन देखिए दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ पोजीशन का OH खर्च हो रहा है, फर्स्ट वाला खर्च नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि एक ग्लूकोज का तो एनोमेरिक OH कंज्यूम हो रहा है, सेकेंड ग्लूकोज का नहीं कंज्यूम हो रहा है। यानी अब जो यहाँ पे डाइसैकराइड बनेगा उसमें एनोमेरिक OH बचेगा, ए वाला बच जाएगा, और इसीलिए माल्टोज क्या होता है आप जानते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक, तो आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए बनाते हैं, तो फिगर बना लीजिए, कैसे बनेगा, सेम है, बना लीजिए, सेम उसी को लिख देना है, बस खाली यहाँ से वाटर बना के O के थ्रू जोड़ दीजिए, तो आपका ऐसे यहाँ पर बन जाएगा, एक हो गया, और फिर यहाँ पे O लगा के दूसरा जोड़ दीजिए, और सारी पोजीशन पे आप भर दीजिए जो ग्रुप्स हैं। ग्रुप आप भर लीजिए, क्या भरेगा, क्या रहेगा यहाँ पे HOH ही है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कहाँ पे क्या भरना है, तो आप आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, ये HOH, यहाँ पे आपको OH, बस यही खाली अंतर करना है कि यहाँ से वाटर निकाल देना है, यहाँ से आप ऐसे वाटर निकाल दीजिए और इस O के थ्रू आपने जोड़ लिया, वही हमने कर दिया है। बाकी सारे ग्रुप वही रहेंगे, आपको दिखाई पड़ रहा है, तो जो दिख रहा है वही भर दीजिए नीचे। यहाँ पर भी आप कैसे HOH, यहाँ पे OH H, और यहाँ क्या बचे, खाली H बचेगा, तो ऊपर यहाँ पे H लिख दीजिए। यहाँ पर भी आपको ऊपर H है, तो H लिख दीजिए इससे। यहाँ पर O खाली देखिए, यहाँ का H2O निकल गया था, OH मिलके हमने निकाल दिया, खाली O बचा था, देखो आप यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ बाकी क्या है, सेकंड पोजीशन पे वही HOH, यहाँ पे OH H, यहाँ पे H और OH, यहाँ पे क्या है CH2OH, भर दीजिए CH2OH, और यहाँ पर भी था नंबरिंग हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पर आपका छठवां कार्बन है, तो यहाँ पे भर दीजिए CH2OH, बन गया। तो ये सब ग्रुप भरना तो आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं, हम पढ़े ही, मेनली आप कहीं जोड़ने आपको आना चाहिए। अब देखिए यहाँ जो बांड बना है, यहाँ जो हमारा बांड बना हुआ है, ये कौन सा बांड है, यही वाला बांड आपका ग्लाइकोसिडिक बांड है, ये बांड आपका है ग्लाइकोसिडिक बांड, ये बांड आपका
ग्लाइकोसिडिक बांड है। और इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं नंबरिंग करूं तो आपका ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, ये थर्ड कार्बन था, ये फोर्थ कार्बन आपका हो गया, ये वाला फिफ्थ कार्बन है, ये सिक्स्थ कार्बन है, ऐसे यहाँ पर भी ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन हुआ। किसके किसके बांड में, ध्यान दीजिएगा, एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे का फोर्थ कार्बन है जुड़ा हुआ है। देखिए फर्स्ट और फोर्थ है ना, तो बांड कौन सा रहेगा। और देखिए यूनिट आपकी अल्फा वाली है, दोनों अल्फा ही है, तो क्या बोलेंगे आप इसको, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड कहेंगे। तो ये बांड आपका कौन सा बांड है, ये आपका है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड या लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बांड ये आपका हो गया। अब खाली ग्लाइकोसिडिक बांड कहने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि वो 1,4 है कि 1,2 है कि अल्फा है कि बीटा है कि एक अल्फा और एक बीटा है, ये आपको पूरी बात यहाँ पर बतानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा और आप लोग बड़े आसानी से इसको बता लेंगे और आप समझ गए होंगे कि अब देखिए ये जो आपका जो नया मॉलिक्यूल बना है, कौन सा मॉलिक्यूल है, ये पूरा जो मॉलिक्यूल है, नीचे जगह में बगल में लिख दे रहा हूं, ये मॉलिक्यूल हमारा कौन सा है, यही मॉलिक्यूल आपका माल्टोज है, ये है माल्टोज। और अब जरा सोचिए कि जो माल्टोज है वो रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है। मतलब अब आपको बताने आना चाहिए कि मालिक्यूल स्ट्रक्चर देख के, ध्यान दिए, रट के नहीं, रट के हम रट लेंगे माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। अब ये स्ट्रक्चर अगर लिख के सामने आ जाए तो हम बता पाएंगे कि ये रिड्यूसिंग है कि नहीं है। तो साफ साफ देख पा रहे हैं कि जैसे जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड स्ट्रक्चर है, आप जानते हैं पायरिनोइड रिंग स्ट्रक्चर होती है, और पायरिनोइड रिंग स्ट्रक्चर का एक कार्बन पहला कार्बन होता है, पहला कार्बन ही एनोमेरिक कार्बन होता है, और यहाँ पर देखिए OH प्रेजेंट है, इसका मतलब कि ये कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर है। तो जिस हिस्से मॉलिक्यूल के एनोमेरिक पोजीशन पे यानी पायरिनोइड रिंग स्ट्रक्चर के पहले कार्बन पे अगर OH रहता है तो उस स्ट्रक्चर जो होती है रिड्यूसिंग होती है। इसका मतलब माल्टोज कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं बांड बनने से चेक कर सकते थे आप लोग। देखिए एक वाला ए आपका एनोमेरिक पोजीशन था, ये तो चलो खर्च हो गया, लेकिन दूसरे का ए नहीं एनोमेरिक है, एनोमेरिक तो पहला कार्बन होता है ना, तो देखिए ए वाला ऐसा बचा हुआ है, ये खर्च नहीं हो रहा है। तो एक यूनिट का तो एनोमेरिक OH खर्च हो रहा है, लेकिन दूसरे का चौथे पोजीशन का OH खर्च हो रहा है, एनोमेरिक नहीं है, एनोमेरिक आपका ये वाला है। तो इसका तो एनोमेरिक खर्च हुआ, लेकिन इस यूनिट का एनोमेरिक आपका बच गया, और इसीलिए माल्टोज जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक ना, तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और माल्टोज की स्ट्रक्चर ढंग से आप समझ गए होंगे। बांड बना कैसे बना, किसके बीच में बना, इस बांड का नाम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बांड क्यों है, माल्टोज क्यों रिड्यूसिंग शुगर है, इसकी यूनिट कौन कौन सी होती हैं, सारी बात आपके सामने है। अच्छा, इतना पढ़ने के बाद आप जरा प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिए अपने कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर से। मुझे नहीं लगता कि किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में जरा सा भी अलग से मेहनत करना पड़ेगा, सब कुछ हमने कर दिया है। अब आपका सब कुछ सॉल्व हो गया है, बचा है क्या कि कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर से लेकर के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आप बहुत ढंग से हंसते सॉल्व कर लेंगे स्ट्रक्चर वाली। बाकी जो बात यहाँ पर है पाथवे वाली, जो मेटाबॉलिज्म वाली सारी बात हम देखेंगे, वो भी ऐसे पूरा करेंगे। ठीक, चलिए आई होप कि आप इसके बिल्कुल मास्टर बन गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एक हम लोग का कौन बचा हुआ है, अब हम लोग बचा हुआ है लैक्टोज। ठीक, तो लैक्टोज को देख लेते हैं। लैक्टोज, अब देखिए लैक्टोज आप जानते हैं किसका बना होता है, तो देखो भाई यूनिट तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। लैक्टोज जो होता है, ध्यान दीजिएगा, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज का वो डाइसेक्राइड होता है। ये किसका बना होता है, ये बना होता है बीटा डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, ये जुड़ेंगे तो बांड कौन सा रहेगा, तो बांड आपका रहेगा, देखिए चूंकि यहाँ पर बीटा यूनिट जुड़ रही है ना, तो आप बांड में क्या करेंगे, बीटा लगाएंगे। यहाँ बांड आपका होता है कौन सा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ पर यूनिट बीटा वाली है
तो बांड भी बीटा से ही लिखा जाएगा। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड कह लीजिए अथवा लिंकेज कह लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा यहाँ पे लैक्टोज। लैक्टोज। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन का OH खर्च होगा और दूसरे के फोर्थ वाला खर्च होगा, देख रहे हैं। तो अब जरा बताइए, दोनों में ही फर्स्ट पोजीशन एनोमेरिक होती है, फर्स्ट पे OH होता है एनोमेरिक, इसका मतलब एक का तो एनोमेरिक OH खर्च होगा, लेकिन दूसरे का देखिए फोर्थ वाला खर्च हो रहा है, दूसरे का एनोमेरिक खर्च नहीं होगा, इसका दूसरे वाले का बच जाएगा। और इसीलिए जो आपका लैक्टोज है वो कैसा होगा, वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। यानी कैसा होगा, आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा। और आप फटाफट से स्ट्रक्चर आप बना के लिख सकते हैं, ये सारी बात आपको दिख सकती है। ये हो गया। चलिए फिगर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलिए हमारा हमने बनाया यहाँ पे। एक बात मैंने आपसे बहुत पहले बताया था कि ग्लूकोज या गैलेक्टोज में अंतर इतना सा है कि फोर्थ कार्बन पे OH की पोजीशन बदल जाती है, ठीक है ना, बदल जाती है। तो ये हमारा है बीटा डी गैलेक्टोज, ये है बीटा डी गैलेक्टोज। तो सारी बात ग्लूकोज जैसे ही होगी, यानी यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पे OH होगा, जो बीटा करना है तो OH ऊपर करना पड़ेगा, OH H, ऐसे यहाँ पे H OH OH H। ग्लूकोज में आप जानते हैं HOH होता है, लेकिन गैलेक्टोज में OH ऊपर हो जाता है, तो आपका OH ऊपर हो जाएगा, ईपीमर है ना, OH और यहाँ पर आपका हो गया CH2OH। CH2OH याद रखिएगा कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इसी फोर्थ कार्बन पे अंतर होता है ना। अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो आपका फर्स्ट, अभी कलर बदल कर नंबरिंग करते हैं। दूसरा आपका हो गया ग्लूकोज करना है, ऐसे ही सेम रहेगा, आपको स्ट्रक्चर बनाने आता ही है। तो क्या रहा, बीटा करना है तो OH H, यहाँ पर H OH, यहाँ पर OH और H, और एक ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज में OH आपका नीचे होता है, तो आपका हो गया H और OH, और यहाँ पर हो गया CH2OH, ये हो गया। ठीक, चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग के लिए ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन, छठवां कार्बन। यहाँ पे वही, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको पिछली बातें अगर भूल गए मैं याद दिला दूं, देखिए ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका है बीटा डी ग्लूकोज, ये है बीटा डी ग्लूकोज। और आप चेक करिए जो यहाँ लिखा है सब यही यहाँ भी लिखा है, पर डिफरेंस क्या है कि फोर्थ पोजीशन पे देखिए यहाँ पे OH नीचे है और यहाँ क्या है, फोर्थ पोजीशन OH आपका ऊपर हो जाता है। तब आप जानते हैं कि पहले पोजीशन को छोड़ के किसी अन्य पोजीशन पे अगर OH की डायरेक्शन बदलती है तो ईपीमर कहलाता है। आप देख रहे हैं फोर्थ पोजीशन पे ये डायरेक्शन बदली, तो ये जो गैलेक्टोज है ये ग्लूकोज का C4 ईपीमर कहलाता है। तो आपका क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज है और बीटा डी ग्लूकोज है। अंतर क्या है कि फोर्थ पोजीशन पे ग्लूकोज में OH नीचे होता है, यानी बिलो द प्लेन होता है, और यहाँ पे अबव द प्लेन होता है, बाकी और कोई डिफरेंस होता नहीं है। ठीक, दोनों आपस में क्या है, C4 ईपीमर हैं। ठीक, बात करोगे। अब ये क्या करेंगे, सिंपली बड़ा आसान तरीका है। हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिए ऐसा कि यहाँ पे एक का बीटा, यहाँ बीटा डी गैलेक्टोज का OH और इनका यहाँ पर H लेकर के यहाँ पर बांड यहाँ पर बना लिया जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बदल के देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं लिखने वाला हूँ ऐसे, यहाँ पे HOH, यहाँ पे ऐसे H और OH आपका हो गया है ना। तो आप क्या करिए, बस यही काम करना, ध्यान दीजिए यहाँ पे करना क्या है कि बस यहाँ का OH और यहाँ का H लेके आप बांड बना लीजिए और यहाँ से निकाल दीजिए वाटर, वाटर आपका निकल गया। और बस करना क्या है, इन दोनों को आपस में, ये वाली O खाली बची है, इसी O के थ्रू जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा। और बाकी जो है जैसा है तैसा वैसे ही लिख देना है, कुछ नहीं करना है।
मतलब कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि चूंकि हमको बोर्ड पे लिखने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज अगर आपको पढ़ना हो तो वो क्या पढ़ना है, यही बार बार तो लिख रहे हैं। समझना क्या है कि बांड किसके बीच बन रहा है, 1 और 2 के बीच बांड बन रहा है कि 1 और 4 के बीच बन रहा है, वो अल्फा यूनिट्स हैं कि बीटा यूनिट हैं कि एक अल्फा एक बीटा है। ग्लाइकोसिडिक बांड से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा वो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बांड है कि बीटा ग्लाइकोसिडिक बांड है, कि वो अल्फा 1,4 वाला है कि बीटा 1,4 वाला है कि अल्फा 1 बीटा 2 वाला है। ये बात ध्यान देना है, इतनी सी बात ध्यान दीजिए। उसके बाद से चाहे जैसा क्वेश्चन जिस एग्जाम में देखिए, आप क्वेश्चन करते ही नहीं फंसेगा। अरे भाई इसके बाहर कुछ होता ही नहीं, पूछा कहां जाएगा आपसे, हम तो 100% जान गए ना, अब हम कंप्लीट जान गए, जिसको जो मन करे वो पूछना हो पूछे, क्वेश्चन इजी पूछ ले, कहां पे जो पूछना पूछ ले, पूछे, हमें क्या करना, हम तो सब कुछ जानते हैं ना इसके बारे में। यही बात है, क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बीटा डी गैलेक्टोज का आपका यहाँ OH खर्च होगा, पहले पोजीशन वाला यानी न्यूमेरिक OH लगेगा, और जो ग्लूकोज होता है इसका ध्यान दीजिएगा, इसका एनोमेरिक चौथा कार्बन है, एनोमेरिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यानी बीटा डी गैलेक्टोज का तो एनोमेरिक OH कंज्यूम होता है, लेकिन जो ग्लूकोज है इसके 4th कार्बन का OH कंज्यूम होता है, एनोमेरिक कंज्यूम नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यानी आगे जो डाइसैकराइड बनने वाला है वो भी आपका रिड्यूसिंग शुगर ही होगा, क्योंकि इस यूनिट का तो देखिए एनोमेरिक OH कंज्यूम हुआ, इसका कंज्यूम नहीं होती, बचा हुआ ही तो एनोमेरिक OH है, इसलिए जो रिजल्टिंग हमारी डाइसैकराइड होगी वो बिल्कुल रिड्यूसिंग होगी। ठीक, अब स्ट्रक्चर बनाना खाली फॉर्मेलिटी है, बस देखिए फॉर्मेलिटी पूरा कर डालिए, इन दोनों को इस O के थ्रू जोड़ दीजिए, बाकी सब वही छाप दीजिए दोबारा। ठीक, वही हम करने जा रहे हैं, देखिए तो कर लेते हैं, चलिए। अब देखिए थोड़ा इसको ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि देखिए एक का OH ऊपर और ये नीचे है ना, तो इसको थोड़ा लिखने का तरीका ये है, ऐसे लिखा जाता है। हालांकि बस खाली एक तरीका है लिखने का, कोई फर्क इससे पड़ता नहीं है, आप चाहें तो सीधे भी लिख सकते थे, उससे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है ना, आपका ये हो गया। अब हर पोजीशन में भर दीजिए, यहाँ पे क्या क्या है भर देना है। बस वही पोजीशन अपना भर दीजिए। यही जो नया बांड बना है यही बांड आपका ग्लाइकोसिडिक बांड है, ये हो गया आपका ग्लाइकोसिडिक बांड। बस देखिए ऐसे घुमाया क्यों गया, देखिए एक का OH ऊपर है और एक का OH नीचे है, इसीलिए उसको ऐसे दिखाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि देखिए एक का जो OH है ऊपर था और एक का OH यहाँ पे नीचे है, ये दिखाने के लिए ऐसा बनाया जाता है, और कोई नई बात नहीं है। ये बांड कौन सा आपका है, ये भी आपका ग्लाइकोसिडिक बांड। नाम क्या रहेगा इसका, नाम रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों बीटा है ना, क्या बोलेंगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड, ये आपका है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड, ग्लाइकोसिडिक बांड। ठीक, और जो स्ट्रक्चर बनी देखिए नीचे जगह में मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर जो बनी क्या है हमारी, ये लैक्टोज है, ये लैक्टोज है। और बिना रटे हम खाली स्ट्रक्चर देख के भी हम बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बचा, हमारा OH बचा ना, अगर मैं ग्रुप को लिखना चाहूँ देखिए यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है, मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी सब भर लीजिए आप लोग, उसी को देख के ऊपर वाला सब भर लीजिएगा अपना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एनोमेरिक OH यहाँ पर बच गया, इसका तो खर्च हो गया, देखिए इस वाले का तो खर्च हो गया, इसका बच गया, इसलिए लैक्टोज कैसा होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है, लैक्टोज जो है रिड्यूसिंग शुगर है। प्रयास ये करिए कि भाई याद तो हमको हो ही जाएगा पढ़ते पढ़ते, लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर लिख के दे दे तो हम बता पाए कि स्ट्रक्चर जो हमारी है वो रिड्यूसिंग शुगर की है कि नहीं है, ये प्रयास करिए। बाकी हमको याद होना चाहिए कि सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, क्योंकि अल्फा और बीटा दो सॉरी ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं, और दोनों का ही जो एनोमेरिक OH खर्च हो जाता है, हमने आपको फिगर बना के दिखाया था। माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है और लैक्टोज भी है। तो इस तरह से हमने सारी जो डाइसैकराइड्स हैं जो पॉपुलर, वो हमने आपको बता दिया, कौन कौन सी, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों हमारी डाइसैकराइड यहाँ हो चुकी। बांड पे स्पेशली फोकस करिएगा, ग्लाइकोसिडिक बांड खाली कहने से काम नहीं चलेगा, आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि अल्फा ग्लाइकोसिडिक बांड है कि बीटा ग्लाइकोसिडिक बांड है, उसके बाद से अल्फा 1,4 है कि अल्फा 1,2 है, बीटा 1,4 है कि बीटा 1,2 है, मतलब बांड के बारे में आपको कार्बन का नंबर बताना पड़ेगा, और जो यूनिट है उसमें हमारा जो एनोमेरिक या एपिमेरिक फॉर्म जो होते हैं, अल्फा है कि बीटा है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। इतना करेंगे तो हमारी नॉलेज जो है कंप्लीट है
परफेक्ट है और अब किसी एग्जाम में हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक ना? आई होप कि सारी बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग को पढ़ना है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में कुछ नहीं करना होता है, बस थोड़ी मेरी बात समझिए, तुरंत जल्दी से आप यहाँ खत्म कर सकते हैं। भाई पॉलीसैकेराइड में होना ही क्या है, हम जानते हैं। एक यूनिट का नाम क्या है? मोनोसैकेराइड। दो का नाम क्या है? डाइसैकेराइड। 2 से 10 तक का नाम क्या है? ओलिगोसैकेराइड। मोर देन 10 का नाम क्या है? पॉलीसैकेराइड है ना। मतलब करना हमको क्या है? हमको भाई जो हमारी जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं उन्हीं को तो जोड़ना है आपस में, खाली नंबर हमको याद रखना चाहिए, और क्या चीज है। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं हमको सुक्रोज क्या है, पॉलीसैकेराइड पढ़ना है, तो हमको उसमें यही जानना है भैया कि सुक्रोज, सॉरी सुक्रोज नहीं, स्टार्च। स्टार्च मान लीजिए अगर है, सुक्रोज तो डाइसैकेराइड होता है, स्टार्च है, तो स्टार्च अब किसका मोनोमर होता है हमको जानना चाहिए। उस मोनोमर की लार्ज नंबर ऑफ यूनिट आपस में किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगी वो हमको जानना चाहिए। सेलुलोज किसका मोनोमर है, किसका पॉलीमर है हमको मालूम होना चाहिए। मतलब कुल मिला के जब आपने डाइसैकेराइड पढ़ लिया तो आपको 2 यूनिट को जोड़ने आ गया, और जब हमको 2 यूनिट को जोड़ने आ गया, हम बॉन्ड यहाँ पे समझ चुके हैं, कैसे बॉन्ड बनता है जान चुके हैं, तो अब उन्हीं यूनिट को तो अब लार्ज नंबर में हम ऐड करेंगे, और क्या करना है। तो इस तरह से पॉलीसैकेराइड को पढ़ने में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, कुछ नया होता भी नहीं है। एक आध चीजें जो नई आती हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीसैकेराइड, और एक एक करके सबके बारे में आपसे हम बात कर ले रहे हैं। पॉलीसैकेराइड, इस पर हम लोग बार बार बात कर चुके हैं कि अगर एक स्ट्रक्चर यूनिट उसे कहा जाएगा मोनोसैकेराइड। 2 to 10 तक रहेगी तो क्या कहा जाएगा? ओलिगोसैकेराइड कहा जाएगा। उसमें स्पेशली 2 वाले को डाइसैकेराइड कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट भी है। और पॉली का मतलब है अपने यहाँ क्या? मोर देन 10। हालांकि एक्चुअली मोर देन 10 नहीं होती, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स आप वहां पे यूनिट्स होती हैं, ढेर सारी यूनिट होती हैं, लेकिन लिटरली मोर देन 10 को हम लोग पॉलीसैकेराइड कह देते हैं, है ना। मोर देन 10 को हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं, लेकिन एक्चुअली नेचर में जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वहां पर मोर देन 10 नहीं होता, बल्कि ढेर सारा होता है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर देयर। ठीक है ना। तो चलिए हम पॉलीसैकेराइड में क्या बोलेंगे कि मोर देन 10 स्ट्रक्चरल यूनिट्स कंबाइन थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म द पॉलीसैकेराइड। हम कह सकते हैं कि मोर देन 10, थ्योरेटिकली यही बात है, लिटरली यही बात है कि मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स कंबाइन थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म द पॉलीसैकेराइड, ये डेफिनेशन होती है। ठीक है ना। यानी पॉलीसैकेराइड वो कॉम्प्लेक्स आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें स्ट्रक्चरल यूनिट की संख्या थ्योरेटिकली कितनी होती है? मोर देन 10 होती है, और बॉन्ड वही रहेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, ये बात हमने आपको बता दिया। अब चलिए हम इसमें से एक को लेते हैं। अब इसमें से मेनली हम किसको देखने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टार्च की, सेलुलोज की, ग्लाइकोजन की, और इनुलिन भी होता है। तो कम से कम 4 जानिए, 3 का मेनली हमको यहाँ पे बात करना है, इस बारे में जानना चाहिए। उसके बाद से आप जानते हैं कंजुगेट शुगर, आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से शुगर के साथ आपका प्रोटीन जुड़ सकता है, और कैसे शुगर के साथ आप जानते हैं आपकी लिपिड जुड़ सकती हैं। आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिपिड भी होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं, तो अलग की बात होगी। प्रेजेंट टाइम में हम लोग बात कर रहे हैं प्योर कार्बोहाइड्रेट्स की और पॉलीसैकेराइड की। तो इसमें आप पहले हम बात करने चल रहे हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं पहले स्टार्च, सबसे कॉमन आप जानते हैं। तो कम से कम स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, 3 के बारे में ढंग से आप जानिए। पहले हम बात कर रहे हैं स्टार्च की। स्टार्च, अब इसमें देखिए क्या करना है आपको, एक बात आपको याद करना पड़ेगा, वो क्या कि स्टार्च अगर पॉलीमर है तो इसका मोनोमर कौन होता है, ये बात आपको याद करना पड़ेगा। याद रखिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज इसका मोनोमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज इसका मोनोमर होता है। और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, चूंकि देखिए अल्फा डी ग्लूकोज है तो बट नेचुरल है कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर इन सारे यूनिट्स को जोड़ता है। तो 2 बात तो पहले आप याद कर लीजिए, इसमें आपके क्वेश्चन आसानी से मिल जाते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है याद रखिएगा, स्टार्च की यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज, ये आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है? बॉन्ड, तो बॉन्ड आपका हो जाएगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ का बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
ये बात आपको पहले याद करना पड़ेगा, ठीक। किसकी यूनिट क्या होती है, सबकी यूनिट आप याद रखिए। तो याद रखिए स्टार्च की यूनिट होती है अल्फा डी ग्लूकोज। तो बांड कौन सा हो जाएगा, हम खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड। अब देखिए जैसा असल में स्टार्च में दो यूनिट होती है, एक यूनिट का नाम है एमाइलोज। एमाइलोज जो स्टार्च का 15 to 20% बनाती है, ये 15 to 20% ये बनाती है एमाइलोज। और ये स्मॉल, देखिए आप देखिए डाटा देख के लग रहा है स्मॉलर पार्ट है, मैक्सिमम 20% खाली स्मॉलर पार्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये स्मॉलर पार्ट है। अब स्मॉलर के लिए याद करने की कोई अवस्था नहीं है भाई, जब खाली 15-20% ही है तो छोटा तो ये स्मॉलर है। और ये पार्ट वाटर सॉल्युबल होता है, थोड़ा इसको याद रखिएगा। ये जो होता है पार्ट इन वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है। और इसमें जो होता है याद रखिए एक बात और, इसमें अप्रॉक्स 200 to 1000 ग्लूकोज यूनिट जुड़ी होती है। इसके अंदर मैंने क्या कहा, 200 से लेकर के लगभग 1000 तक 1000 ग्लूकोज यूनिट यहाँ जुड़ी होती है। ग्लूकोज यूनिट्स यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बांड के थ्रू जुड़ी होती है। सब बात थोड़ा सा डाटा टाइप का याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, एमाइलोज क्या है, ये 15 to 20% ऑफ स्टार्च ये कंस्टिट्यूट करता है। इसमें अप्रॉक्स 200 to 1000 ग्लूकोज यूनिट जुड़ी होती हैं। ये स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ स्टार्च है और ये वाटर सॉल्युबल है, इतनी बात आप याद रखिए, ठीक। अब आइए दूसरे पार्ट पर, ये है एमाइलोपेक्टिन। अच्छा एक बात और थोड़ा याद करिए, ये जो पार्ट जो है वो अनब्रांच्ड है, यहाँ पे अनब्रांच्ड है। ये वाला जो पार्ट, ये भी बात आप याद रखिए, ऐसा ये कैसा है, अनब्रांच्ड है। यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं होती, अभी हम बना के पूरी फिगर आपको दिखाएंगे, ये अनब्रांच्ड है। तो इस पार्ट का नाम है एमाइलोज, ये अनब्रांच्ड है। इसमें 15 to 20% पार्ट ऑफ स्टार्च को शामिल करता है। ये स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ स्टार्च है, ये वाटर सॉल्युबल है और इसमें अप्रॉक्स 200 to 1000 ग्लूकोज यूनिट शामिल होते हैं, इतनी बात याद रखिए। सेकेंड कंपोनेंट का नाम है एमाइलोपेक्टिन, ये होता है अमाइलोपेक्टिन। तो इसमें आप खुद गेस कर सकते हैं क्या, कि अगर एमाइलोज 15 to 20% है तो बचा पार्ट सारा एमाइलोपेक्टिन होगा। इसमें हम क्या समझेंगे कि ये जो होता है ये 80 to 85% होता है, 80% से लेकर के 85% पार्ट ऑफ जो स्टार्च होता है वो एमाइलोपेक्टिन पार्ट बनाता है भाई। और देखिए लार्जर पार्ट है, ये लार्जर यूनिट है, लार्जर कंपोनेंट या लार्जर यूनिट आप कह सकते हैं, ये है। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि ये जो होता है, ध्यान दीजिएगा, और अंतर क्या है कि ये वाटर सॉल्युबल है एमाइलोज, तो एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये होता है वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल होता है। और एक बात और कि जो एमाइलोज है वो अनब्रांच्ड है, लेकिन एमाइलोपेक्टिन कैसे ब्रांच्ड होती है। इसमें 1/6 ब्रांचिंग होती है, अभी हम देखेंगे बना के फिगर। तो क्या होती है, ब्रांच होती है, स्ट्रक्चर जो होती है वो ब्रांच होती है, ये ब्रांच होती है। तो इतनी तो मैंने आपको थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन दे दी, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। अब इसी बात को जो अभी हमने इंफॉर्मेशन दिया है तो उसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है वो मैं आपको यहाँ पे बना के फिगर अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कि एमाइलोज में क्या होता है। तो आपको मेन बात याद करना है, छोटा कंपोनेंट है, ओनली 15-20% पार्ट ऑफ ये जो स्टार्च होता है ये अनब्रांच्ड होता है और वाटर सॉल्युबल होता है। सेकेंड पार्ट एमाइलो जो पेक्टिन पार्ट है, याद रखिए, अगर ये 15 to 20% है तो बड़ा पार्ट यही होगा, ये हो जाएगा 80 से लेके 85% तक होता है। ये लार्जर पार्ट होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है और ये क्या होता है, ब्रांच होता है। ब्रांचिंग यहाँ पे 1/6 पोजीशन पे होती है, यहाँ पे 1/6 पोजीशन पे यहाँ पे ब्रांचिंग होती है। तो जो बात अभी हमने आपको सेंटेंस में लिख के दिखाया है वो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर एमाइलोज पार्ट कैसे बनेगा और एमाइलोपेक्टिन कैसे बनेगा। है एक एक करके देखते हैं स्ट्रक्चर में। देखिए अब बात अगर एमाइलोज की है तो यहाँ तो कुछ नया है नहीं, जब अनब्रांच्ड है, स्ट्रेट है, तो याद करिए जिस तरह से आप लोगों ने माल्टोज में क्या किया, दो ग्लूकोज को जोड़ा था ना, अल्फा डी ग्लूकोज,
तो ऐसे ही क्या ढेर सारे जोड़ दीजिए। जिस प्रकार से अभी हमने इसके पहले आपको बताया था क्या, लैक्टोज बताया था, सॉरी माल्टोज। तो माल्टोज में क्या बताया था कि 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ती हैं। तो जैसे आपने 2 को जोड़ा था, यहाँ पे ढेर सारे जोड़ दीजिए। कितना नंबर था, 200 से लेकर के 1000। तो कुछ भी नया नहीं है। अगर आप देखो चीजों को जरा कोरिलेट करना सीखिए कि हमने एक पार्ट कुछ पढ़ लिया तो क्या यही इंफॉर्मेशन कहीं और लागू होती है क्या? हाँ, लागू होती है। माल्टोज में आपने जो पढ़ा था वही बात यहाँ पे रिपीट कर दीजिए। किसके लिए? एमाइलोज के लिए। बस अंतर इतना सा है कि माल्टोज में खाली 2 अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ते हैं और यहाँ पे 200 से लेके 1000 तक जुड़ जाएंगे। होना क्या, कुछ नया नहीं होना है। वही स्ट्रेट चेन रहेगी, वही अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बिल्कुल आप कह लीजिए जैसा आपने माल्टोज में पढ़ा है बिल्कुल वही आपका एमाइलोज है। अंतर इतना सा है कि माल्टोज में खाली 2 यूनिट होती हैं और एमाइलोज में 200 टू 1000 यूनिट होती हैं। बाकी आपका बांड बिल्कुल वही रहेगा। कौन? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है ना? तो इसमें कोई नया बात तो है नहीं इसमें करने के लिए। ठीक है ना? आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो बस चलिए एक बार मैं लिख भी दूं थोड़ा सा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको ऐसे एक अल्फा डी ग्लूकोज बना लेना है। ये हो गया हमारा, ये बना लीजिए। लेकिन आपको आता ही है HOH, यहाँ पर होता है HOH, सेकंड पर भी होता है HOH, थर्ड पे OH। इसकी तो मास्टरी होनी चाहिए आपको। फिर यहाँ पर होता है HOH और यहाँ पर होता है CH2OH। यही होता है ना, याद करिए, यही तो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है। क्या करेंगे, अगले को भी आप ऐसे जोड़ देंगे। किससे? अगला भी मान लिया हमने ऐसे हमने बना लिया इस तरह से। फिर वही बात, अल्फा करना है तो HOH, यहाँ पर भी वही HOH, यहाँ पर OH H, यहाँ पर HOH और यहाँ पर CH2OH। यही है ना, ये आपका हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या करना, मैं एक लाइन दिखा दे रहा हूं। क्या करेंगे आप, सिंपली अगर मैं नंबरिंग कर दूं थोड़ा सा, तो नंबरिंग में ये आपका फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स कार्बन। यहाँ पर वही 1 2 3 फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स कार्बन। क्या करेंगे, यही करना है बस आपको, यही करना है। यहाँ पर OH आपका है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ का OH OH निकाल दीजिए, ये वाटर बना लीजिए। ठीक, अब मैं इसलिए मिटा के दिखा दे रहा हूँ क्या नया स्ट्रक्चर बनाऊं। बस यही वाटर आपका देखिए निकल गया और इन दोनों को O के थ्रू जोड़ देंगे। आपको बात दिख रही साफ साफ, ये HOH मिलके वाटर बन जाएगा और यही O बचा है, इसी के थ्रू बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। तो मैं वही मिटा के आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। पूरी फिगर लिखने से क्या मतलब टाइम का वेस्टेज है। तो सिंपली आप क्या करिए, बस इन दोनों के बीच आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन के थ्रू बनाइए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमने इसे 2 को जोड़ दिया। अब इमेजिन कर लीजिए आप ऐसे ही ढेर सारे जुड़ते चले जाएंगे। यानी कि आप क्या करेंगे, अब यहाँ के भी O को हटा दीजिए, अगले में भी हट जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे O के थ्रू फिर अगले को जोड़ दीजिए आप इस तरह से, ऐसे ऐसे ढेर सारा जुड़ता चला जाए। कितना जुड़ेगा, 200 से लेकर के 200 से कितना तक, यहाँ पर 200 से लेकर 1000 यूनिट तक। ऐसे भी आप दिखा दीजिए, ऐसे एक आध और दिखा लीजिए। मतलब लंबी सी चेन आप ऐसे बनाते चले जाएंगे। तो जो लंबी चेन बनेगी, याद रखिए सब में बांड वही है। ये कौन सा बांड है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस तरह से अल्फा डी जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं उसमें से लार्ज नंबर कितना, 200 से लेके 1000 तक इसी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ जुड़ती चली जाएंगी। तो आपका क्या बन जाएगा, बन जाएगा एमाइलोज। कोई यहाँ पे ध्यान दीजिए ब्रांचिंग यहाँ पे नहीं होती, मैंने पहले ही लिख दिया था। ये अनब्रांच्ड है, स्मॉलर पार्ट है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 15 to 20% पार्ट ऑफ स्टार्च। ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। सारी बात हो गई, मैंने बता दिया आपको कि बांड कौन सा है। बांड का नाम एक बार और लिख दे रहे हैं,
ये आपका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, कितना इजी है, सारी चीजें बहुत आसान है। थोड़ा सा बस मन लगाइए कि हाँ हमको बायोकेमिस्ट्री सीखनी है, कुछ कठिन नहीं है। मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा मन लगा के और इससे थोड़ा सा लव किया जाए, प्रोफेशनल एटीट्यूड अपनाया जाए कि भाई थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, टेक्निक सीखना इतना मुश्किल नहीं है। और इसको एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम थ्योरेटिकल है भाई, कम थ्योरेटिकल है। जैसे मान लीजिए जेनेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो जेनेटिक्स एक बार पढ़ने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, टेक्निकल मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। लेकिन एक बार अगर आपने पढ़ लिया उसको तो उसमें बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, जिस फिजियोलॉजी को आप लोग बड़ा आसान समझते हैं उसमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है, बार बार याद करना पड़ता है। बायोकेमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, जेनेटिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार थोड़ा पढ़ने भाई, जो टेक्निकल टॉपिक है, मैथमेटिकल टॉपिक है, सही है, एक बार थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर ढंग से कोई हमको समझा दे, हम समझ लें, तो ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा हमको बार बार रिविजन की कम आवश्यकता पड़ती है। भाई रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कम आवश्यकता पड़ती है रिवीजन की। एक आध बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम के समय एक आध बार जाकर रिवाइज करके चले जाइए, आप अच्छा खासा आंसर क्वेश्चन करके चले आते हैं। और ढेर सारे आंसर भी आप ढेर सारे क्वेश्चन भी यहाँ से मिलते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो सारी बात आप लोग जानते हैं, तो चीजें बहुत आसान है। बस एक चूंकि हमको पढ़ाने में सारा फिगर बनाना पड़ रहा है, और सारा फिगर बनाना इसलिए जरूरी है कि आपको समझाने के लिए फिगर बनाना जरूरी है। अदरवाइज तो हम भी क्या करते हैं, पीडीएफ डाल करके आप ब्लाइंड किसी बताए थे, आप ऐसे होता है वैसे होता है। लेकिन थोड़ा सा वो बात अलग है। ऐसे अगर हम फिगर ड्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम अपना लग रहा है, लेकिन इसकी मास्टरी तो हो ही जा रही है। आगे चल के टाइम बचाने के लिए हम भी वो सारे तरीके अपनाएंगे, पीडीएफ हम भी यूज करेंगे, जिससे कि आपका टाइम बचे और टाइमली हम लोग सिलेबस का मैक्सिमम पार्ट कर सकें, ताकि आप इनको पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम में बहुत अच्छा करें। तो एग्जाम के अच्छा करने के रिजल्ट करने से आपको जो होता है मटेरियल बेनिफिट होता है, और थोड़ा सा हम लोग को बेनिफिट ये होता है कि हमारा भी मोरल हाई होता है कि चलिए हमारा पढ़ाई रिजल्ट ये पोजीशन लेके आया। और भी बेनिफिट होते हैं, आप जानते हैं ये सारी बात। तो चलिए हमने इसको बता दिया, कौन सा पार्ट था, एमाइलोज। क्या याद करना है कि अल्फा डी ग्लूकोज का क्या है, पॉलीमर है। ठीक, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, इसमें नेबरिंग यूनिट्स अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ती हैं। ये स्टार्च का स्मॉलर कंपोनेंट है जो ओनली 15 to 20% खाली कॉन्स्टिट्यूट करता है। एन ब्रांच्ड है, वाटर सॉल्युबल है, सारी कहानी हो गई। फिर मैंने जोड़ कर आपको दिखा दिया, हो गया आपका एमाइलोज। ठीक, नाउ कम टू एमाइलोपेक्टिन, जो सेकेंड एंड लार्जर कंपोनेंट आप जो स्टार्च का है उसको हम देखते हैं, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में थोड़ी सी एक बात नहीं है, बाकी सब वही है। अमाइलोपेक्टिन, देखिए यहां पे क्या है अमाइलोपेक्टिन में, कि अमाइलोज की तरह ये अनब्रांच्ड नहीं है, यहां पर ब्रांचिंग होती है। अमाइलो यहां का ब्रांचिंग होती है, और ये लार्जर कंपोनेंट ऑफ स्टार्च है। ये 80 to 85% है। डिफरेंस मैंने बताया आपको, स्मॉलर कंपोनेंट था, ये लार्जर कंपोनेंट था, है। वहां 15 to 20% था, यहां पर 80 to 85% है। एमाइलोज आपका कैसा था, अनब्रांच था, एक ऐसा है ब्रांच्ड है। यहां पर ब्रांचिंग मेनली आपको दिखानी है, और वही हमको आपको दिखाना है, दिखाने चलना है आपको। देखिए एमाइलोपेक्टिन में कैसे स्ट्रक्चर बनेगी। तो पहले क्या करिएगा, जैसे एमाइलोज बनाया वैसे ही दो यहाँ पे चेन बना लीजिए, और उनको आपस में दोनों के टर्मिनल एंड को ऐड कर दीजिए। देखिए मैं जोड़ के दिखा रहा हूं। देखिए हमारी एक ब्रांच है, एक हमने चेन बना लिया ऐसे, एक आपका हम यहाँ पे एक चेन हम बना रहे हैं। देखिए कैसे, यही है ना, याद करिए। ऐसे दो तीन दिखा दीजिए ताकि लगे कि हाँ ऐसा है। फिर एक आधा और हम बना दे रहे हैं। और आगे भी ऐसे होगा। ठीक, ऐसे एक चेन आप और बना लीजिए इसी के नीचे। चलिए हम थोड़ा कलर बदल ले रहे हैं, एक चेन और बना लेते हैं। ये दूसरी चेन हमारी हो जाएगी।
ये हो गई ना। अब देखिए इसमें करना क्या याद रखिए, इसका देखिए लास्ट में देखिए फर्स्ट कार्बन है, और फर्स्ट कार्बन पे हम जानते हैं, याद करिए कि फर्स्ट कार्बन पे क्या होता है, यहाँ पे HOH होता है ना, हम लोग यहाँ जानते हैं कि फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे HOH होगा ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इस फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे HOH है, HOH है, ठीक। और ऐसे आप देख लीजिए ऐसा कि यहाँ पर जो हमारा है ये यहाँ पे थोड़ा चेन को उल्टा समझिएगा, इसकी 6 पोजीशन है, ये 6 पोजीशन। तो यहाँ पर मैं यहाँ भी फिर दिखा दूं, यहाँ पर क्या है हमारा 6 पे क्या होता है, CH2OH होता है ना, 6 पे होता है CH2OH, ये है आपका, ठीक। अब आप क्या करना है, ध्यान दीजिएगा साहब, ये जो हमारी चेन है इसका यहाँ पर HOH है, और यहाँ पे छठवां पोजीशन यहाँ पे CH2OH होगा आपका, साफ साफ देख पा रहे होंगे। तो होना क्या है, बहुत क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि सिंपली आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है क्या कि बस यहाँ से वाटर निकाल के और इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका इस O के थ्रू आपका जुड़ जाएगा ना, ये आपका जुड़ जाएगा, ठीक। अच्छा एक बात है, मान लीजिए अगर हम ये ना करें और सिंपलीफाई कर देते हैं, मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूं, सिंपली आप क्या कर दीजिए, यहां पर हमने लिखा ऐसे OH, और यहाँ पे चलिए हमने यहाँ लिख दिया ऐसे, यहाँ लिख दिया OH। तो आप क्या करिए, सिंपली यहाँ से ऐसे वाटर निकाल लीजिए, निकल जाएगा ना, वाटर निकल जाएगा और O के थ्रू जुड़ जाएगा। हाँ थोड़ा सा एक बात जरा याद करना है, जो आपको याद रखना चाहिए कि असल में यहाँ पे क्या होता है, ये 6th पोजीशन होती है, और 6th पोजीशन पे अगर आपको याद हो तो याद करिए यहाँ पे क्या होता है, H और CH2OH होता है, याद करिए होता है ना, CH2OH होता है। तो इसलिए देखिए करने को तो आपने ऐसे कर दिया, बन गया, लेकिन नंबरिंग जो याद रखना है वो एक के फर्स्ट पोजीशन और दूसरे के 6th पोजीशन के बीच यहाँ पर ब्रांचिंग होती है, एक का फर्स्ट कार्बन अगले का 6th कार्बन यहाँ पर ब्रांचिंग होती है, और 6th पे क्या होता है आप जानते हैं, CH2OH होता है, ठीक है ना। तो सही सही वही बात है कि आपको CH2OH यहाँ पे लिखना चाहिए। वैसे बांड बनाने के लिए आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते थे, लेकिन दिखाने के लिए हम चीज गलत नहीं कर सकते ना, तो याद रखिएगा ये आपका फर्स्ट कार्बन है, यहाँ वाला कौन सा रहेगा, 6th कार्बन रहेगा, और ग्लूकोज की 6th पोजीशन आपको याद है क्या होती है, H और CH2OH वहां पे होता है, ठीक ना। तो इनफैक्ट यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पर आपका CH2OH रहा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं वहां पर जो रियल बात है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप भी ऐसे कर लीजिएगा। बाकी याद करने के लिए आप याद कर लीजिए, कोई सी बात नहीं है, लेकिन हकीकत है यहाँ पर क्या आपका OH है, यहाँ पर H और यहाँ पे CH2OH होगा। अब आप क्या करेंगे, सिंपली अब यहाँ पे वाटर यहाँ से निकाल दीजिएगा, वाटर यहाँ से आपका निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा। याद क्या करना है कि जो ब्रांचिंग होती किसके बीच होती है, एक का, देखिए एक आपकी जो चेन है इसका यहाँ पर फर्स्ट कार्बन उसके यूनिट की, और इसकी छठवां पोजीशन आ गई 6th पोजीशन, तो फर्स्ट और 6th पोजीशन पे यहाँ पर ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग का नंबर जरा याद रखिएगा, 1-4 ब्रांचिंग नहीं है, 1/6 ब्रांचिंग है, यानी एक जो यहाँ पर जो चेन आ रही थी उसके जहां पे जुड़ेगा उसका यहाँ पे फर्स्ट कार्बन रहेगा, और जो दूसरी चेन यहाँ पर आएगी उसका यहाँ पर 6th कार्बन रहेगा। तो ब्रांचिंग हमेशा 1/6 ब्रांचिंग यहाँ पर होती है, ठीक है ना। तो जिस तरह से आपने क्या कहा कि आपने कहा कि एमाइलोज चेन होती है, तो वही बात यहाँ भी कर लीजिए ना भाई, एमाइलोज चेन एक और मान लीजिए, ये भी एमाइलोज चेन मान लीजिए, इन दोनों को जरा सा जोड़ दीजिए। तो एमाइलोज चेन में कोई आप जानते ब्रांचिंग होती नहीं है, लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन होती है उसमें क्या होता है, इसमें ब्रांचिंग होती है, और जो ब्रांचिंग में जो यूनियन होता है जरा उसका पोजीशन आपको याद कर लेना है कि यहाँ पे एक यूनिट का पहला कार्बन दूसरे का छठवां कार्बन, तो 1/6 ब्रांचिंग यहाँ पर होती है, बात आप जरूर याद रखेंगे, 1/6 ब्रांचिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ऐसे आप एमाइलोपेक्टिन बना लेंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हम लोग किसी भी पॉलीसेकेराइड को हम आसानी से हम पढ़ सकते हैं। बस करना क्या था, हमको बस इतनी सी बात याद करनी है कि कौन सा पॉलीसेकेराइड, अब देखो ये बात याद करने की है कि कौन सा पॉलीसेकेराइड किस मोनोसेकेराइड का पॉलीमर है, ये बात तो भाई आपको याद करनी पड़ेगी। जोड़ने की आर्ट ना आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि यार किसको जोड़ें आपस में, किस बांड से जोड़ें। तो इसलिए आपको कम से कम जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं
उन सब पॉलीसेकेराइड की आप स्ट्रक्चरल यूनिट आप याद कर लीजिए। जैसे मैंने कहा स्टार्च का मोनोमर कौन होता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, स्टार्च का। ग्लाइकोजन है, आप जानते हैं ग्लाइकोजन का भी यूनिट क्या होता है, वही अल्फा डी ग्लूकोज ही होता है। और ग्लाइकोजन की जो स्ट्रक्चर होती है, जो स्टार्च का जो ब्रांच्ड पार्ट है, जैसे आप कह रहे हैं एमाइलोपेक्टिन, उसी के जैसा होता है वो भी, बस वहां पे ब्रांचिंग थोड़ी और ज्यादा होती है, ठीक है ना। याद रखिए स्टार्च के दो कंपोनेंट, छोटा वाला कंपोनेंट 15 to 20% वाला कंपोनेंट, स्ट्रेट चेन कंपोनेंट, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट कौन सा था, एमाइलोज था, उसको छोड़िए। अगला जो आपके सामने है कौन सा है, एमाइलोपेक्टिन है। क्या इसमें दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे ऐसे चेन्स आपस में जुड़ जाती है, कहां पे, एक का फर्स्ट, एक का सिक्स्थ, एक को याद कर लीजिए। तो बिल्कुल यही सारी, यानी जैसा आपने एमाइलोपेक्टिन के बारे में जो भी मैंने बताया आपको, एमाइलोपेक्टिन की सारी कहानी ग्लाइकोजन में भी होती है, ध्यान दीजिए। और एक बात याद रखिए, हम लोग ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं ना, तो उसके पीछे रीजन क्या है, एमाइलोपेक्टिन जो होता है, जो स्टार्च का मेजर कंपोनेंट है, जो लार्जर कंपोनेंट है, जो 80 to 85% पार्ट ऑफ जो स्टार्च होता है, इसी के जैसी स्ट्रक्चर होती है ग्लाइकोजन की। यानी ग्लाइकोजन का भी यूनिट कौन होता है, वही होता है जो स्टार्च का होता है, यानी अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। तो अंतर क्या, ध्यान दीजिएगा कि जो एमाइलोपेक्टिन है उससे थोड़ा ज्यादा ब्रांचिंग वहां पर होती है, और ब्रांचिंग की पोजीशन सेम है 1,4,1,6 पोजीशन, ठीक है ना। तो इसीलिए यानी स्टार्च से या स्टार्च के एमाइलोपेक्टिन पार्ट से सिमिलरिटी होने के नाते ही जो होता है ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है। यानी क्या है, स्ट्रक्चरली मोर सिमिलर टू स्टार्च, लेकिन स्टोर कहां होता है, एनिमल टिश्यू में होता है, तो नाम पड़ गया उसका एनिमल स्टार्च। यानी आपने स्टार्च पढ़ लिया तो बिल्कुल समझ लीजिए आपका ग्लाइकोजन हो गया। करना क्या है, जैसा एमाइलोपेक्टिन पार्ट ऑफ स्टार्च, वैसे ही होता है आपका ग्लाइकोजन। जो स्टार्च का होता है यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज, वही ग्लाइकोजन का भी होता है। जो ग्लाइकोसिडिक बांड स्टार्च में होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड, एग्जैक्टली वही जो होता है किसका होता है, वही आपका स्टार्च का भी होता है, हाँ ग्लाइकोजन का भी होता है। ब्रांचिंग पैटर्न दोनों में सेम होती है कि वहां ब्रांचिंग ज्यादा होती है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएं तो हमने अगर स्टार्च पढ़ाया तो हमने ग्लाइकोजन खत्म कर दिया। अगर आप कहेंगे तो फिर फिगर बना बना के हम दिखाएंगे, लेकिन वो सिंपली खाली टाइम वेस्ट का वेस्टेज होगा, बस खाली घंटा मिनट बढ़ेगा, इतना घंटा लग गया, मिनट लग गया, कुछ नया नहीं है भाई। स्टार्च का यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन का भी यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज, एमाइलोपेक्टिन की हम जो बात कही ब्रांचिंग होती है, वही ब्रांचिंग वहां पर भी होती है, बस एक वहां थोड़ा ज्यादा ब्रांचिंग होती है। और याद करिए मैंने कहा कि ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च कहते ही इसलिए हैं क्योंकि स्टार्च से सिमिलरिटी होती है उसके स्ट्रक्चर्स की, बस एक की सिमिलरिटी स्टार्च से होती है, स्टोर होता है एनिमल टिश्यू में, तो नाम पड़ गया उसका एनिमल स्टार्च नाम पड़ गया। तो एनिमल स्टार्च ही ग्लाइकोजन होता है, आपको भी हो गया समझ लीजिए अगर आप कहें तो। बाकी आप लोग कहेंगे फिर दोबारा हम पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। अब देखिए जैसा सेलुलोज की बात किया जाए तो सेलुलोज याद रखिए, सेलुलोज जो है बिल्कुल एकदम जैसे आपने एमाइलोज पार्ट ऑफ स्टार्च पढ़ा है, एग्जैक्टली वही सेलुलोज है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए जैसा, देखिए यही कोरिलेट करना तो हमको सीखना है, ध्यान दीजिए, यही चीज हमको कोरिलेट करना सीखना है। कोरिलेट मतलब क्या कि हम एक को पढ़े तो क्या यही इंफॉर्मेशन यूज करके कुछ और पढ़ सकते हैं क्या, हाँ पढ़ सकते हैं। अगर आपने एमाइलोपेक्टिन पार्ट ऑफ स्टार्च पढ़ लिए तो ग्लाइकोजन आपका हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही एक अगर आपने एमाइलोज पढ़ लिया है तो एक छोटा सा एक अक्षर में खाली बदलूंगा और वही एमाइलोज बदल जाएगा, किसमें, सेलुलोज में बदल जाएगा। क्या, देखिए जैसा याद करिए, हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज पढ़े हैं ना, तो एमाइलोज किसका पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ध्यान दीजिए। एमाइलोज किसका पार्ट है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, अनब्रांच्ड पॉलीमर है, ठीक। एग्जैक्टली खाली बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है सेलुलोज, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है एमाइलोज पार्ट ऑफ स्टार्च, और बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है सेलुलोज, कोई ब्रांचिंग नहीं। अंतर क्या करना आपको मालूम ही है। मान लीजिए अगर हमने ये एमाइलोज बनाया था तो छोटा सा चेंज करके हमारा क्या बन जाएगा, सेलुलोज बन जाएगा। करना क्या पड़ेगा, बस बीटा डी ग्लूकोज कर देना है भाई, यानी फर्स्ट पोजीशन OH को ऊपर कर देना है, और क्या करना है, देखिए ऐसा, ये तो खाली करना है यही।
ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, अच्छा यहाँ पर होता है CH2OH, हो गया आपका छठवां कार्बन हो गया। ठीक, यही अगर मैं स्टार्च कर रहा था, ग्लाइकोजन कर रहा था, क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। देखिए पहले कार्बन पे OH ऊपर का था, बीटा हो गया ना, इसका मतलब क्या है कि आपका ये बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है। और इसी का पॉलीमर होता है, आप जानते हैं कौन, स्टार्च। इसी का पॉलीमर होता है, सॉरी उसका होता है सेलुलोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर होता है कौन, स्टार्च और ग्लाइकोजन। याद रखिए एक बात का, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है स्टार्च और ग्लाइकोजन, और बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है सेलुलोज। इसका मतलब कि बस खाली फर्स्ट पोजीशन पे OH को ऊपर कर देना है और कुछ नहीं करना है। इसी का नाम है कोरिलेशन। एक जगह पढ़िए, इसी इंफॉर्मेशन को अगली जगह अप्लाई कर दीजिए, छोटा जो चेंज करना हो चेंज आप कर दीजिए, ठीक है ना। तो बस ऐसे आप जोड़ते चले जाइए, यहाँ पर एक यूनिट हो गया, अगला यूनिट लिखिए, उसको आपस में जोड़िए। तो आपको बस एक इंफॉर्मेशन खाली एक्स्ट्रा या अलग से ऐड करना था कि स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, ठीक, हमने बना के दिखाया था आपको। सेलुलोज क्या है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, अनब्रांच है, कोई ब्रांचिंग यहाँ पर नहीं होती, तो अनब्रांच्ड है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। और क्या है, तो बांड यहाँ कौन सा हो जाएगा, यहाँ बांड हो जाएगा कौन सा, बांड हो जाएगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बांड। इसका मतलब अगर मुझे सेलुलोज के बारे में अगर यहाँ पे लिखना हो, स्ट्रक्चर सब बना सकते हैं, कुछ नहीं अब बचेगा आपका। तो क्या करते हैं, आपको यूनिट याद करें, यानी मोनोमर आपको याद कर लेना चाहिए भाई। मोनोमर कौन है, यही बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, यही है ना। स्टार्च में, ग्लाइकोजन में अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पर होता है बीटा डी ग्लूकोज, यही ना। और ध्यान दीजिए, जब बीटा डी ग्लूकोज हो गया तो हमारा बांड कौन सा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो बांड हमारा होगा, जो यूनिट्स को जोड़ेगा, तो बांड कौन सा हो जाएगा बीटा और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बांड, ठीक है ना। तो अब देखिए कितना आसान हो गया, अगर आपने मोनोसैकेराइड पढ़ लिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक, तो उनको पढ़ने के बाद अब जो डाइसैकेराइड पढ़ना है, तो बस इन्हीं में से किसी दो को जोड़ना है। तो उसमें आप याद कर लीजिए भाई कि सुक्रोज में कौन कौन सी 2 यूनिट जुड़ेंगी, माल्टोज में कौन सी 2 यूनिट्स यूनाइट होंगी, लैक्टोज में कौन सी यूनाइट होंगी, एक आध बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद नंबर आता है पॉलीमर का, झूठे फर्जी में बड़े बड़े डायग्राम बने होते हैं बुक्स में, वही देख के आप डर जाते हैं, कुछ नहीं है भाई। जैसे 2 को जोड़ा, इसे हम 2000 जोड़ दें, क्या फर्क पड़ने वाला है, लिखने में खाली टाइम तो एक्स्ट्रा लगेगा और क्या लगने वाला है। तो बस वही बात याद रखिए, अगर आपको पढ़ना है, आपने स्टार्च पढ़ना है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन याद रखिए कि 2 कंपोनेंट होते हैं, एक स्मॉलर कंपोनेंट होता है, एक लार्जर कंपोनेंट होता है। स्मॉलर कंपोनेंट आपका एमाइलोज होता है, लार्जर कंपोनेंट एमाइलोपेक्टिन होती है। स्मॉलर कंपोनेंट एमाइलोज है वो अनब्रांच्ड है और वाटर सॉल्युबल है, जो एमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच्ड है, ब्रांचिंग का 1/6 ब्रांचिंग हो जाती है, फिगर मैंने आपको दिखाई दिया था। ऐसे आप आ जाइए ग्लाइकोजन पे, तो ग्लाइकोजन का भी आप जानते हैं मोनोमेरिक बिल्कुल वही है जो स्टार्च का है। अरे भाई ग्लाइकोजन के एनिमल स्टार्च कहते हैं, तो जरा कभी सोचा है कि क्यों कहते हैं एनिमल स्टार्च, क्योंकि स्टार्च का जो एमाइलोपेक्टिन पार्ट है बिल्कुल वही स्ट्रक्चर होती है किसकी, ग्लाइकोजन की, बस थोड़ा ब्रांचिंग ज्यादा हो जाती है। यूनिट इसका वही होता है अल्फा डी ग्लूकोज, बांड आपका वही होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड, सब रिपीट तो कर रहा है, कहां कुछ नया है, ठीक है ना, सेम बात है। अब मान लीजिए हम सेलुलोज पे आ गए, तो सेलुलोज की कौन सी कहानी है, एक लाइन खाली याद करना है कि ग्लाइकोजन और स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, तो सेलुलोज किसका है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। और अगर आपको मोनोसैकेराइड की स्ट्रक्चर याद है, तो अल्फा बीटा का मतलब क्या आप जानते हैं, फर्स्ट कार्बन पे अगर OH नीचे रहेगा तो अल्फा डी ग्लूकोज होगा, और वही अबव द प्लेन हो जाएगा तो बीटा हो जाएगा, हो गया बीटा डी ग्लूकोज, इसी का पॉलीमर हो जाएगा। जोड़ना आपको आई गया, मैंने कितनी बार बना बना के दिखाया आपको। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो अगर बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बांड कौन सा होगा, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड होगा,
फिगर आप बना के दिखाते रहिए, लंबी चेन 1000 यूनिट जोड़ते रहिए, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। यही बात है ना। अब इसी को लेकर बुक्स वाली दुनिया भर का लंबी लंबी चेन बनाए हैं और उसी में जो केमिस्ट्री डरने वालों को डरते रहते हैं। अरे काहे का डर भाई, कुछ नहीं है, थोड़ा उसके अंदर जाइए, हम जैसे लोगों के लेक्चर सुनिए, लगेगा कुछ नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस आपका लौट आएगा कि बायोकेमिस्ट्री बहुत सबसे आसान टॉपिक बायोकेमिस्ट्री ही है। ठीक है ना। लंबी लंबी चेन से कोई डर नहीं। अरे भाई जैसे अगर हमने हमने 2 ईंट जोड़ना सीख लिया सीमेंट लगा के सही सीधी लाइन में, तो क्या हम 2000 ईंट की दीवार नहीं बना लेंगे? बिल्कुल बन जाएगी, ईंट वही रहेगी, सीमेंट वही रहेगा, जोड़ने का तरीका वही होगा, और क्या है। जैसे आपका डाइसैकेराइड बन गया वैसे आपका ओलिगोसैकेराइड बन जाएगा, वैसे पॉलीसैकेराइड बन जाएगा, कौन सी नई बात है। अब इसके बाद से आपको ढूंढ ढूंढ के जितने क्वेश्चन मिल जाएं जिस किसी एग्जाम को लेकर सिंसियर हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को लेके जितने क्वेश्चन मिल जाए उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। हम भी उसकी अलग से प्रैक्टिस कराएंगे, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको प्रैक्टिस कराई जाएगी, सालों कराया जाएगा। अगर कुछ इसके बाद एक्स्ट्रा दिखे उसको भी देखा जाएगा, और इसके बाद से आगे जो बात होगी हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। मेनली यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे की बात जो होती है वो जब हम मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़ेंगे तो पाथवे में थोड़ी सी चीज़ें जो आएंगी उनको हम देखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब आप इंटरेस्ट क्रिएट करिए, चीज़ों से डरिए मत, बस लगिए, और आपका बस लगन जो है, आपका जो डिवोशन डेडिकेशन जो होगा वो टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाएगा और इजी बनाएगा। बाकी हम लोग आप लोगों के साथ ही हैं। ठीक, चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई बहुत ढंग से हो रही होगी और आप लोग अपने टारगेट को हिसाब जरूर अचीव कर लेंगे, बहुत अच्छे रैंक के साथ अचीव करेंगे, बहुत इजीली कर लेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ।